In our previous video we had learned about the cause of friction, कि फ्रिक्शन क्यों होता है। हमने क्या पढ़े थे कि दो सरफेस के बीच में इरेगुलरिटीज़ होता है। मतलब जैसे एक सरफेस ये रहा और दूसरा सरफेस भी इरेगुलर है, तो सपोज इस तरह से, तो हम लोग को दिख रहा है कि कुछ कुछ पॉइंट्स पे ये सरफेस लॉक हो जा रहा है, एक दूसरे के साथ टच हो जा रहा है। तो बिकॉज ऑफ दिस लॉकिंग ये रेड वाला सरफेस क्या कर रहा है, ब्लू वाले को आगे बढ़ने नहीं देगा, इसी के कारण फ्रिक्शन होता है। ब्लू को अगर इधर जाना है तो वो सरफेस लॉक हो गया है, तो उसको आगे बढ़ने में रुकावट होगा, स्पीड कम जाएगा या जा नहीं पाएगा। तो ये कॉज है फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन हम लोग 3 टाइप का पढ़े थे, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। सो व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन? जब कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रुका हुआ है, जैसे इस बुक के ऊपर ये पेन का कैप, अभी बुक इसके ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाई कर रहा क्योंकि ये रेस्ट पे है, तो इसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। फिर क्या था कि अगर हम इसको धीरे से अभी पुश कर रहे हैं इस पेन के हेल्प से, तो भी ये आगे नहीं बढ़ रहा। क्यों? क्योंकि सपोज हम इसमें 0.1 न्यूटन का फोर्स दिए, इसको धक्का दे रहे हैं उस तरफ में, तो बुक क्या कर रहा है, उसको इस तरफ फोर्स देकर रोक दे रहा है। फिर सपोज हम इसको फोर्स 0.2 न्यूटन का दे रहे हैं, तो भी कैप आगे नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे इधर का फोर्स बढ़ गया, फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ गया। तो इस तरह से करते करते अप टू अ सर्टेन लिमिट स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ते जाएगा। उसके बाद क्या होगा, सपोज अब हम 1 न्यूटन का फोर्स दे रहे हैं, तो फाइनली ये मूव करना शुरू करेगा। और ये मूव भी कैसे कर रहा है, ये इसके ऊपर स्लाइड कर रहा है, तो अभी भी फ्रिक्शन काम में आ रहा है, क्योंकि पेन का कैप को उस तरफ जाना है लेकिन फ्रिक्शन उसको अपोजिट साइड से रोक रहा है। तो अब जो फ्रिक्शन काम में आ रहा है उसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज स्लाइडिंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। तो ये होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। थर्ड होता है रोलिंग फ्रिक्शन। सपोज ये पेंसिल, ये पेन, ये रोल कर रहा है ओवर द सरफेस ऑफ अनदर। तो रोल करना काफ़ी इजी होता है। व्हील्स का इन्वेंशन इसीलिए एक रिवॉल्यूशन था, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है। जब वो रोल करता है तो सरफेस इन कॉन्टैक्ट काफ़ी कम होता है, जिसके वजह से ये लॉकिंग ज़्यादा हो नहीं पाता है। सो रोलिंग फ्रिक्शन इज़ द लीस्ट। और इसी वजह से हर चीज़ में व्हील्स लगाया जाता है, स्केटबोर्ड में, व्हीकल्स में और सूटकेस ट्रॉलीज में, ताकि व्हील्स लगाने से फ्रिक्शन कम हो जाए। नाउ वी लर्न अबाउट 2 थिंग्स, फ्रिक्शन अ नेसेसरी इविल। फ्रिक्शन एक नेसेसिटी भी है और फ्रिक्शन एक इविल भी है, बुरा भी है। जैसे हम लोग ट्रांसपिरेशन के लिए पढ़े थे कि उससे वाटर लॉस हो रहा है, तो वो इविल है, लेकिन वो प्लांट का टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प कर रहा था, पानी को ऊपर पुल करने में हेल्प कर रहा था, इस वजह से वो ज़रूरी भी था। ठीक उसी तरह से फ्रिक्शन हम लोगों के लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि बहुत सारा काम है जो बिना फ्रिक्शन के होगा ही नहीं, और फ्रिक्शन से बहुत सारा लॉस भी होता है। तो फर्स्ट विल टेक अ लुक एट फ्रिक्शन अ नेसेसिटी। फ्रिक्शन ज़रूरत क्यों है? हम लोग ग्राउंड में चल पाते हैं, वी आर एबल टू वॉक ऑन द ग्राउंड बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। जब हम लोग चलते हैं तो हम लोग ग्राउंड को पीछे की तरफ धक्का देते हैं, वी आर पुशिंग द ग्राउंड इन दिस डायरेक्शन, और बदले में फ्रिक्शन इस तरफ काम करता है, तो हम लोगों का पैर आगे बढ़ता है और हम लोग स्लिप नहीं होते, क्योंकि रोड और हम लोग के फुट के बीच में फ्रिक्शन है। तो सी, व्हेन वी वॉक वी पुश द ग्राउंड बैकवर्ड विथ आवर फीट। फ्रिक्शन देन प्रोवाइड्स द फॉरवर्ड रिएक्शन एंड मेक्स अस मूव फॉरवर्ड। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम लोग चल नहीं पाते। फिर जैसे गीला फ्लोर है, या फ्लोर में डिटर्जेंट गिरा हुआ है, या बनाना का छिलका है, तो हम लोग स्लिप कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी किसी भी चीज़ का लेयर होने से फ्रिक्शन कम हो जाता है, जिसके वजह से हम लोग ठीक से ग्रिप नहीं कर पाते। आवर फीट आर देन नो लॉन्गर एबल टू ग्रिप द फ्लोर प्रॉपरली, पकड़ नहीं पाता ठीक से, और हम लोग स्लिप कर जाते हैं। तो इस वजह से फ्रिक्शन बहुत ज़रूरी है। रोल करने के लिए फ्रिक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर रोड में फ्रिक्शन नहीं होता तो जो टायर है वो अपने ही जगह पे खाली गोल गोल घूमते रह जाता,
फ्रिक्शन है तभी वो टायर आगे बढ़ रहा है, रोल करके कोई भी ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो वो सेम प्लेस पे स्पिन करते हुए रह जाता, चक्का गोल गोल घूमते ही रह जाता एक ही जगह पे। फिर फ्रिक्शन है तभी ब्रेक लगाने से स्कूटी वगैरह जो है वो स्किड नहीं करता है, फिसलता नहीं है। अदरवाइज रेनी डे वगैरह में या स्लीपरी रोड में इसी वजह से फ्रिक्शन कम हो जाता है, तो ब्रेक लगाने से या स्कूटी टर्न करने से स्कूटी के फिसलने का चांस, स्किड होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है कोई भी व्हीकल का, नॉट ओनली स्कूटी, साइकिल ऑल्सो। परफॉर्मिंग स्मॉल डे टू डे एक्टिविटीज़, जैसे हम लोग लिखते हैं, बोर्ड में चौक से लिख रहे हैं, तो वो फ्रिक्शन के कारण क्यों है, चौक का जो पार्टिकल्स है वो बोर्ड में अटक गया, बिकॉज बोर्ड उसको नीचे गिरने नहीं दे रहा। तो वी आर एबल टू राइट ऑन अ पेपर और ऑन अ ब्लैक बोर्ड, दैट इज़ बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन ओनली। हम कोई भी सामान पकड़ रखे, हम पेन पकड़ लिए, क्यों, इस तरह से कुछ तो हम फोर्स भी लगा रहे हैं। दूसरा, फ्रिक्शन, मेरे हाथ का जो फ्रिक्शन है वो इस पेन को स्लिप होकर नीचे गिरने नहीं दे रहा। इसी वजह से हम लोगों के हाथ से कितना बार सामान स्लिप हो जाता है ऑयली हैंड रहने से या वेट हैंड रहने से, क्योंकि फ्रिक्शन कम होता है तो वो ग्रिप नहीं हो पाता और वो हाथ से सामान स्लिप हो जाता है। तो ये सब हम लोगों को समझ में आ रहा है कि फ्रिक्शन कितना ज़रूरी है डेली के काम में। मैच स्टिक बर्न होता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। एक नॉट, रस्सी, गांठ बांधते हैं हम लोग, वो भी फ्रिक्शन के कारण फिक्स रहता है। दीवार में कोई स्क्रू है वो भी फ्रिक्शन के कारण रुका हुआ है। सो दैट इज़ वाई फ्रिक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द सेकेंड टॉपिक विल बी फ्रिक्शन एन इविल और न्यूसेंस। अब हम लोग पढ़ेंगे कि फ्रिक्शन अनवांटेड क्यों है, इविल क्यों है, बुरा क्यों है। तो फर्स्ट पॉइंट इज फ्रिक्शन कंज्यूम्स अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द यूजफुल एनर्जी अवेलेबल टू अस। जो एनर्जी, सपोज इस पावर बैंक को हिलाना है तो हम जितना फोर्स दे रहे हैं वो एक्चुअली उतना आगे बढ़ नहीं रहा। क्यों, क्योंकि थोड़ा सा मेरा फोर्स लगाया हुआ फ्रिक्शन को ओवरकम करने में वेस्ट हो जा रहा है। तो जितना एनर्जी देते हैं, जितना फोर्स देते हैं, वो सारा काम में नहीं आ पाता है, क्योंकि फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए थोड़ा एनर्जी वेस्ट हो जाता है। सेकेंड है, फ्रिक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ लॉट ऑफ वियर एंड टीयर ऑफ मूविंग पार्ट्स और ऑब्जेक्ट्स। जैसे सीढ़ी वगैरह राउंड हो जाता है ओवर यूज ऑफ टाइम, स्लिप करने लगता है, पार्ट्स टूट के गिरने लगता है। फिर शूज़ में होल हो जाता है सोल में। तो इस तरह का जो भी है कि सामान खराब होता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। एक दूसरे के अगेंस्ट घस घस के वो सामान खराब हो जाता है। थर्ड पॉइंट है, इसीलिए कोई भी मशीन वगैरह भी काफ़ी यूज़ के बाद फिर वो उतना एफिशिएंटली काम नहीं करता है, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। A significant amount of energy supplied to the machines gets wasted in the form of heat energy while overcoming the force of friction. अगर हम लोग दो हाथ अपना घसते हैं, if we'll rub our palm, then it gets warmed up. क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन के कारण गर्म हो जाता है। तो इसका मतलब फ्रिक्शन हीट एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो कोई मशीन को बहुत ज़्यादा देर यूज़ कर रहे हैं या किसी चीज़ को भी बहुत ज़्यादा देर यूज़ कर रहे हैं, तो उसका थोड़ा एनर्जी जो प्रोवाइड हो रहा है वो फ्रिक्शन के फॉर्म में वेस्ट हो रहा है और वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो सामान गर्म होकर ख़राब भी होता है और एनर्जी वेस्ट हो रहा है, क्योंकि हीट का तो कोई काम नहीं आ रहा मेरा, इसी वजह से। सो दीज आर द 3 रीजन्स थ्रू विच वी कैन से दैट फ्रिक्शन इज एन एविल और अ न्यूसेंस। फिर है, और एक्सेसिव हीट से क्या होता है, मशीन्स खराब होने का भी चांसेस होता है। सी, एक्सेसिव हीट प्रोड्यूस ड्यू टू फ्रिक्शन कैन डैमेज द मूविंग पार्ट्स ऑफ अ मशीन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, क्योंकि हम लोग पढ़े कि फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट भी है, तो कहीं कहीं पर फ्रिक्शन को बढ़ाया जाता है। सी, मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। टायर्स में इस तरह से मार्क्स रहता है, ग्रूव्स बोलते हैं, ट्रेड्स एंड ग्रूव्स। सी, इट इज रिटन द ट्रेड्स एंड ग्रूव्स इम्प्रूव देयर ग्रिप ऑन द रोड। अगर ये नहीं रहता, टायर पूरा प्लेन रहता तो स्मूथ रहता, जिसकी वजह से फ्रिक्शन क्या होता, काफ़ी कम जाता, तो व्हीकल्स स्लिप करता बहुत ज़्यादा। अब ये ट्रेड्स और ग्रूव्स है, तो इसके वजह से क्या हो रहा है, फ्रिक्शन मेंटेन रह रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है, जिसके वजह से व्हीकल्स का फर्म ग्रिप बना हुआ रहता है। फिर फुटबॉलर्स के या किसी भी स्पोर्ट्समैन के फुटवेयर में बहुत स्पाइक्स रहता है। शूज़ को उल्टा करके देखेंगे तो स्पाइक्स रहता है पूरे शूज़ में, या फिर गोल 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 पूरे में डिज़ाइन रहता है, स्मूथ नहीं होता है।
क्यों? क्योंकि वो लोग इतना स्पीड दौड़ते हैं, तो अगर उनके शूज़ में स्पाइक्स नहीं रहेगा तो वो बहुत जल्दी स्लिप हो जाएगा। तो स्लिप होने से रोकना है तो सोल्स रफ होना चाहिए ताकि बेटर ग्रिप मिले। फिर जिमनास्ट वगैरह अपने हाथ व पैर में चॉक पाउडर वगैरह लगा लेते हैं, उस तरह का कोई सब्सटेंस, ताकि कोई उनके बॉडी को ठीक से पकड़, अपने हाथ में वो लोग लगाते हैं ताकि वो लोग जो भी सामान पकड़ रहे हैं वो स्लिप ना हो जाए। तो ये सब होता है रीजंस। कबड्डी प्लेयर्स रब देयर हैंड्स विद सॉइल फॉर हैविंग अ बेटर ग्रिप ऑन देयर ओपोनेंट्स। हाथ में वो लोग मट्टी वगैरह लगा लेते ताकि अगर किसी चीज़ को पकड़े, किसी का हाथ पकड़े तो वो जल्दी से छूटे ना। और ठीक अपोजिट काम अपने बॉडी के लिए करते हैं, अपने बॉडी में ऑयल वगैरह कोई चीटिंग करने के लिए लगा लेता है ताकि वो लोग कोई दूसरा इंसान पकड़ रहा तो स्लिप हो जाए। तो ये सारा मेथड्स था फ्रिक्शन इंक्रीज करने का, क्योंकि कहीं कहीं पर फ्रिक्शन इंक्रीज करना काम आता है, ठीक वैसे ही कहीं कहीं पर फ्रिक्शन को डिक्रीज करना पड़ता है। तो व्हाट आर द मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन? पॉलिशिंग। अगर किसी चीज़ को पॉलिश करते हैं तो वो स्मूथ हो जाएगा, जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम हो जाएगा। नेक्स्ट इज लुब्रिकेशन। लुब्रिकेंट्स मतलब ऑयल जैसा सब्सटेंस होता है जो फ्रिक्शन को कम करने में हेल्प करता है। तो अगर दरवाज़ा खुलने में, पुराना गेट सब में हिंज पे हम लोग ऑयल देते हैं, इनफैक्ट स्विंग मशीन में भी ऑयल जाता है, इस तरह के हर मशीन्स में ऑयल डलता है, तो वही लुब्रिकेंट होता है, क्योंकि वो स्मूथ कर देता है सरफेस को, तो दो पार्ट आपस में टकराता नहीं है। सी वी अप्लाई ए लुब्रिकेंट बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ अ मशीन, ताकि एक थिन लेयर हो जाए लुब्रिकेंट का उस दो सरफेस के बीच में, और वो दो सरफेस एक दूसरे से टकराएगा नहीं। लुब्रिकेंट्स तीन तरह का होता है। लिक्विड होता है जैसे ऑयल के जैसा, सेमी लिक्विड ग्रीस के जैसा जो ग्रिल्स वगैरह में होता है ब्लैक कलर का, और सॉलिड लुब्रिकेंट्स मतलब टैल्कम पाउडर जैसा। कभी कभी क्या होता है कि हर बार हम लोग कोई बहुत डेलिकेट मशीन होता है तो उसमें ऑयल वगैरह नहीं डाला जा सकता, तब वहाँ पर एयर यूज़ किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ लुब्रिकेंट्स। तो कंप्रेस्ड एंड प्यूरिफाइड एयर कैन एक्ट एज अ लुब्रिकेंट। जैसे घड़ी वगैरह के दो पार्ट के बीच में ऑयल नहीं डाल सकते हम लोग खुद से, तो वो मैन्युफैक्चर करते टाइम एयर को कंप्रेस करके प्रेशर के साथ डाल दिया जाता है ताकि दो पार्ट आपस में टकराए नहीं। तो कभी कभी वैसा भी एयर यूज़ किया जाता है, एयर और डस्ट और डर्ट वगैरह भी घुसेगा नहीं। कैरम में हम लोग इसीलिए पाउडर डालते हैं कैरम बोर्ड में, ताकि वो अच्छे से स्लिप करे, क्योंकि पाउडर डालने से फ्रिक्शन कम हो जाएगा। सो दिस इज द सेकेंड मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन विच इज़ यूजिंग लुब्रिकेंट्स। नाउ थर्ड मेथड इज बॉल बियरिंग्स। इस तरह का जो गोल गोल होता है इसको बॉल बियरिंग्स बोलते हैं। तो बॉल बियरिंग्स यूज़ करने से क्या होगा, कोई भी दो ऑब्जेक्ट, सपोज ये पावर बैंक और ये बुक, अभी इसको जब ये आगे बढ़ रहा है तो ये एक सर्टेन स्पीड में मूव कर रहा है, लेकिन अगर अब हम इस पर राउंड ऑब्जेक्ट्स लगा देंगे तो देखो कितना इजीली ये मूव कर रहा है। यू कैन ट्राई दिस ऑन योर ओन। वाई? बिकॉज फर्स्ट केस में ये स्लाइड कर रहा था और सेकेंड केस में ये रोल कर रहा है, देखो खुद से ही हो जाएगा। तो रोलिंग फ्रिक्शन इज़ वेरी लेस, इन अदर वर्ड्स एन ऑब्जेक्ट कैन रोल वेरी इजीली। तो इसी वजह से यहाँ पर छोटा छोटा बॉल बियरिंग्स यूज़ करते हैं ताकि स्लाइडिंग को हम लोग रोलिंग से रिप्लेस कर दें। So you'll have to learn these names, shafts of motor, dynamos, because you won't be able to understand these now. ये सब machines है जो ball bearings use करता है। So this is all about friction for solid surfaces. अब है fluid friction. Fluid friction मतलब friction for fluid objects like liquid and gases. तो we can say that fluids collective term for liquids and gases, जो फ्लो करता है उसको फ्लूइड बोलते हैं। टू एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो फ्लूइड फ्रिक्शन को ड्रैग भी बोला जाता है। तो जैसे हवा, वो लिक्विड है, गैस है, फ्लूइड है सॉरी, क्योंकि गैस है, फ्लो कर रहा है, तो वो भी फ्रिक्शन देता है, तो उस फ्रिक्शन को बोलेंगे फ्लूइड फ्रिक्शन। किस पर डिपेंड करता है फ्लूइड फ्रिक्शन? नेचर ऑफ द लिक्विड, ऑयल है, वाटर है, केरोसिन है, हनी है, एयर है, क्या है। शेप ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन सा मूव कर रहा है और ऑब्जेक्ट का स्पीड कितना है। एक एक्सपेरिमेंट है, दो एल्यूमिनियम का फॉइल लिया गया था, पेपर, एल्यूमिनियम का पेपर लिया गया था, प्लेन पेपर भी ले सकते हैं।
सेम पेपर रहेगा तो दोनों का वेट सेम है। अब एक पेपर को ऐसे क्रम्बल कर दिया गया, मोड़ दिया गया, और दोनों को एक हाइट से गिरा रहे हैं, तो हम लोग देखेंगे कि ये वाला बहुत जल्दी नीचे गिर गया। तो क्यों गिरा? जब दोनों का वेट सेम था तो दोनों को साथ में गिरना चाहिए था, दोनों का मटेरियल भी सेम है, हवा भी सेम है, फिर भी क्यों अलग अलग गिरा? बिकॉज इसका एरिया बहुत छोटा है और इसका एरिया ज़्यादा है। एरिया ज़्यादा होने से फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होता है, इसको हवा ज़्यादा रोकने का कोशिश कर रहा है और इसको हवा कम रोक रहा है। सो एयर रेजिस्टेंस हेयर इज़ वेरी लेस, हेयर एयर रेजिस्टेंस इज मोर, देयरफॉर दिस क्रम्बल्ड शीट विल फॉल वेरी फास्ट एंड दिस विल टेक सम टाइम। तो इससे समझ में आता है कि फ्लूइड फ्रिक्शन डिपेंड करता है इस फैक्टर पे कि ऑब्जेक्ट का शेप और साइज क्या है। फिर एक है कि ऑब्जेक्ट अगर बहुत स्पीड में मूव करता है तो फ्रिक्शन भी उतना ज़्यादा होता है, तो बहुत एनर्जी वेस्ट होता है। बर्ड्स और फिशेस का एक पर्टिकुलर शेप होता है, इस तरह का शेप होता है। इस शेप को स्ट्रीमलाइन शेप बोलते हैं, स्ट्रीमलाइंड शेप। किसका किसका होता है? बर्ड्स का होता है, फिशेस का होता है। तो उन लोगों को पानी में आगे बढ़ना है, इसको हवा में आगे बढ़ना है, तो एयर फ्रिक्शन और लिक्विड फ्रिक्शन कम होता है, इसका मतलब ज़रूर, तभी जाकर ये शेप दिया जा रहा है सबको। तो नेचर से भी साइंटिस्ट को बहुत समझ में आता है। हम 3 शेप दिखाते हैं। एक टर्म है स्ट्रीमलाइंड फ्लो, वो क्या है वो इससे समझ में आएगा। सपोज एक इस शेप का ऑब्जेक्ट है, ये हवा में जा रहा है या लिक्विड में है, तो जब लिक्विड फ्लो कर रहा है इसके आसपास से, तो ये लेयर तो निकल गया ऐसे, ये लेयर भी निकल गया। अब ये लेयर को क्या करना पड़ रहा है? यहाँ पर बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया क्योंकि बीच से कुछ पार नहीं हो पा रहा। तो डिस्टर्बेंस किसमें सबसे ज़्यादा था? यहाँ, तो मोस्ट डिस्टर्बेंस। अब एक दूसरा शेप इमेजिन करते हैं, ये वाला। यहाँ से ऑब्जेक्ट्स वही लिक्विड वगैरह जा रहा है, तो इस केस में हम लोग देखते हैं डिस्टर्बेंस इससे थोड़ा कम है, तो यहाँ पर लेस डिस्टर्बेंस। अब एक शेप इमेजिन करते हैं स्ट्रीमलाइन शेप, ये वाला। तो इस केस में हम लोग इस तरह से देख रहे हैं। तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि सबसे कम डिस्टर्बेंस इसमें हो रहा है, सबसे स्मूथली इसमें से सारा। अगर ये हवा है तो एयर पार्टिकल्स कितना इजीली पास हो जा रहा है, अगर ये लिक्विड है तो लिक्विड पार्टिकल्स भी कितना इजीली बिना डिस्टर्बेंस के पास हो रहा है। यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा डिस्टर्बेंस था, यहाँ सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। जो भी पार्टिकल क्रॉस हो रहा है उसका पूरा रास्ता चेंज हो रहा है। तो सबसे कम रेजिस्टेंस किस में है? इसमें है, ये सबसे आसानी से फ्लो करेगा। तो इसी फ्लो को स्ट्रीमलाइंड फ्लो बोलते हैं, जहाँ पर हर एक पार्टिकल from here in such a way that every air particle passes a particular point with the same speed and in the same direction. Such a flow is called streamline flow, और इस bodies को streamline bodies बोलते हैं। इसी वजह से एरोप्लेन और शिप्स का, बोट्स का शेप यही वाला दिया जाता है। नेचर से सीखे हैं साइंटिस्ट ये वाला चीज़। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्लूइड फ्रिक्शन as well as friction. What are the various advantages and disadvantages of friction, and what are the various methods to increase or decrease friction.